Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And today, here in this video, we will understand the concept of classroom discourse. आज इस वीडियो में हम कक्षा कक्ष संभाषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. Now, before we start understanding the concept of classroom discourse, we need to understand the meaning of discourse. हम कक्षा कक्ष संभाषण क्या है ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो संभाषण शब्द है डिस्कोर्स, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. नाउ द वर्ड डिस्कोर्स मीन्स डिस्कशन. ठीक है. यानी डिस्कोर्स का मतलब होता है व्हेन यू यूज़ द लैंग्वेज फॉर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, दैट इज़ नोन एज डिस्कोर्स. यानी जब आप भाषा का इस्तेमाल इस तरीके से करते हो कि आप बोलने के लिए या लिखने के लिए जब उस लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो हम उसे डिस्कोर्स कहते हैं. इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ड्स इन सच अ वे और इन सच एन ऑर्डर बाय विच यू कैन कम्युनिकेट. यानी ये शब्दों को इस तरीके से व्यवस्थित करने का एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप बोल सको, ठीक है, या लिख करके अपनी बात प्रकट कर सको. सो डिस्कोर्स इज़ द वर्बल एंड रिटन यूज़ ऑफ द लैंग्वेज. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं क्लासरूम डिस्कोर्स की या कक्षा कक्ष संभाषण की. तो ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी दैट देयर इज़ एन ओवरव्यू गिवन. यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रखा है कि क्लासरूम डिस्कोर्स आखिर क्या है. ठीक है. आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं. नाउ क्लासरूम डिस्कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि आप इसके बिना अपनी टीचिंग लर्निंग कैरी ऑन कर ही नहीं सकते हो. क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ द कॉमन लैंग्वेज बाय द टीचर एंड द स्टूडेंट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट. यानी जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही किसी एक कॉमन लैंग्वेज का, एक सामान्य भाषा का यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए, उसे हम कक्षा कक्ष संभाषण कहते हैं. यानी हेयर द थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट द यूज़ ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज इज़ डन. एक किसी सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. ओके. नाउ क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ एन इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. इंडिस्पेंसिबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी रिमूव्ड. यानी टीचिंग लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये. इट इज़ द टीचर्स कैपेबिलिटी टू हैंडल लर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूशन विच विल settle the success or fail of a lesson. The present presentation focus on the classroom discourse and the significance of classroom discourse. Okay, now here in this um, चैप्टर और इन दिस टॉपिक वी विल सी द वेरियस थिंग. हम यहाँ पे मीनिंग समझेंगे, नेचर समझेंगे, टाइप्स की हम बात करेंगे. ठीक है. सो लेट अस वन बाय वन जस्ट लुक एट द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ फर्स्ट वी हैव द introduction, that is here the meaning of classroom discourse has been given. Now here you can see that the meaning has been given that classroom discourse is an interaction between teachers and learners and between learners and learners. Now classroom discourse जो है वो एक interaction है जो केवल ना केवल जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में होता है बल्कि स्टूडेंट्स के बीच में भी डिस्कशन या इंटरेक्शन होता है. ठीक है. इट इज़ जनरली क्लेम टू फॉर्म एन आइसोलेटेड डिस्कोर्स डोमेन. Teachers and students construct an understanding of their roles and relationships and the expectations for their involvement in the classroom. Now with the help of the discourse, ये जो संभाषण की प्रक्रिया है इसकी हेल्प से क्या होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी अपना अपना जो रोल है वो बहुत ही सही तरीके से फुलफ़िल करते हैं, क्योंकि सबको पता है किस तरीके से उन्हें इन्वॉल्व होना है. ठीक है. टू बी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स मस्ट डेवलप द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. नाउ यहाँ पे सारा फोकस जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे है. ठीक है. द मोर यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट, द मोर यू विल बी एबल टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द क्लासरूम स्ट्रक्चर. यानी आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, बोल पाओगे, उतने ही अच्छे से आप क्लासरूम में अपना रोल प्ले कर पाओगे. ठीक है. नाउ गोल ऑफ द ये जो आपका यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन ये जो दे रखी है, बेसिकली यहाँ पे ये जो आपको समझाया जा रहा है, इट इज़ बेसिकली टू टेल यू दैट हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ क्लासरूम डिस्कोर्स फॉर द ओवरऑल क्लासरूम लर्निंग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स. ओके. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस. सिग्निफिकेंस का मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंस से है कि आखिर क्लासरूम डिस्कोर्स या कक्षा कक्ष संभाषण के का इम्पॉर्टेंस क्या है. ठीक है.
The first importance is that it brings clarity and distinctiveness in the speech. यानी क्लासरूम डिस्कोर्स में क्या होता है, जब सब लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है, व्हेन एवरीवन इज़ कम्युनिकेटिंग, तो एक क्लैरिटी होती है, ठीक है। और क्योंकि हर एक इंसान का बात करने का अपना एक अलग तरीका होता है, तो यू कैन सी द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द स्पीच in the various students, ठीक है। During interaction, teachers have the scope to identify the talent, इंटेलिजेंस एंड एक्सीलेंस ऑफ द pupils. अब जब बातचीत होगी क्लास में, चाहे वो स्टूडेंट्स के बीच में हो या टीचर स्टूडेंट्स के बीच का इंटरेक्शन हो, सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द टीचर, अगर आप एक टीचर के एंगल से देखो तो एक टीचर को समझ में आ पाएगा कि आखिर क्लास में कौन सा बच्चा है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, किसमें क्या टैलेंट है या कौन सा बच्चा किस चीज़ में एक्सपर्ट है। बिकॉज द मोर यू विल कम्युनिकेट, द मोर you will be knowing better about the students. Okay, learners can be prompted to think and do something new in subject area. Now when the conversations will take place in the class, जब conversations class में होंगी तो क्या होगा कि जो learners हैं यानी जो students हैं, they can be motivated, उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि वो कुछ नया सोचें, क्रिएटिव सोचें और अपने अपने सब्जेक्ट एरिया में कुछ क्रिएटिव या कुछ नया करके दिखाएं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लर्नर्स द स्कोप ऑफ स्पीकिंग एंड प्रोबिंग इनटू हिज और हर सब्जेक्ट्स। नाउ यहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड टू कम्युनिकेट। लर्नर्स कैन acquaint themselves with the new topics of interactions, और नए नए टॉपिक्स पे डिस्कशन हो सकते हैं। सी, द मोर हेल्दी कॉन्वर्जेशंस विल टेक प्लेस इन द क्लास, जितनी ज़्यादा हेल्दी कॉन्वर्जेशंस क्लास में होंगी, जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, इंटरेक्शन होगा, एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्दी एंड नेसेसरी इंटरेक्शन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अनडिज़ायरेबल और अननेसेसरी इंटरेक्शन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जो है जितना हेल्दी और नेसेसरी इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिकॉज एज अ फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ अ टीचर आपको समझ में आएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और बच्चों का कहाँ कहाँ पे क्या पोटेंशियल है जिसको आप और ज़्यादा फर्निश कर सकते हो। स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड टू इन्हांस देयर क्रिएटिविटी लेवल, टू इन्हांस देयर थिंकिंग एबिलिटी। क्योंकि जैसे आप बच्चे को मान लीजिए जब कोई टॉपिक देते हो कि भाई इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चा उस टॉपिक पर जब पॉइंट्स सोचता है तो वो क्या कर रहा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी तो इन्हांस हो रही है, और एक ही टॉपिक पर सारे बच्चों को प्रेजेंटेशन देनी है। अब वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर हर बच्चा किस तरीके से उस सेम टॉपिक पर अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं बाकियों से कैसे अलग तरीके से उसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी उस बात पे नहीं है कि वो सेम टॉपिक है, उस पर सेम ही कंटेंट है तो सब लोग सेम ही चीज़ें बोलेंगे। ऑब्वियसली सेम कंटेंट है अगर तो सेम ही बातें बताई जाएंगी, बट जो क्रिएटिविटी की हम बात कर रहे हैं वो दैट लाइज इन द फैक्ट कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्लासरूम डिस्कोर्स की इम्पोर्टेंस हमें इस बात से समझनी है कि जो भी इंटरेक्शन होगा वो टीचर्स को बच्चों के बारे में अवेयर करेगा, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स विल ऑल्सो गेट अवेयर अबाउट देयर पोटेंशियल, अबाउट देयर इंटरेस्ट, अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि उन्हें कहाँ पे कितना काम करना है, ठीक है। नाउ देन वी हैव द नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स की अगर हम बात करें कि आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नाउ पावर बिलोंग्स टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। यहाँ पे पावर का मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन से, क्योंकि क्लासरूम डिस्कोर्स में इंटरेक्शन जो है वो टू वे है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। टीचर एंड स्टूडेंट ब्रिंग देयर ओन एजेंडा टू द क्लासरूम। जो भी इंटरेस्ट है या जो भी ओपिनियंस हैं या व्यू पॉइंट्स हैं, चाहे वो टीचर के बिहाफ पर हों या स्टूडेंट के बिहाफ पर हों, वो सारी चीज़ें क्लासरूम में प्रेजेंट करी जाती हैं। Human interaction creates a context in which further interaction occurs. Now जब क्योंकि यहाँ पे human interaction ही तो हो रहा है, the teachers and the students both are humans, right? तो वहाँ पे क्या होता है कि एक इंटरेक्शन से आपको दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, इस तरीके से वो जो इंटरेक्शन की एक चेन है वो बनती चली जाती है, एंड इट इज़ एन नेवर एंडिंग प्रोसेस जो चलती रहती है।
some of the resources teacher and students use as they build a structure of power relationship. Now बहुत सारे जो हैं रिसोर्सेज यूज़ किए जा सकते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू इन्हांस और टू मेक देयर सेशंस इंटरैक्टिव। मतलब जो भी वो डिस्कशन कर रहे हैं तो उस डिस्कशन को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ करा जा सकता है। नाउ हेयर इन दिस प्रेजेंटेशन यू कैन सी द टू पिक्चर्स हैव बीन गिवन। ये जो पहली पिक्चर दे रखी है ऑन द राइट साइड, द फर्स्ट पिक्चर हैज़ बीन गिवन, जहाँ पे यू कैन सी द टू स्टूडेंट्स एंड वन टीचर जो कि आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डिस्कसिंग, ठीक है, वहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है। तो वी कैन थिंक कि एक टॉपिक पर दे माइट बी डिस्कसिंग। और एक दूसरा तरीका देखिए जहाँ पे इन द सेकेंड पिक्चर द टीचर इज़ टीचिंग द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ अ प्रेजेंटेशन। टीचर जो है वो क्लासरूम में एक प्रेजेंटेशन की हेल्प से टॉपिक पढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा एक रिसोर्स हो गई, एक टीचिंग एड हो गया जो हमने यूज़ करा है इन ऑर्डर टू मेक दैट क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट मोर इंटरैक्टिव। अब उस रिसोर्स को यूज़ करके उस प्रेजेंटेशन की हेल्प से, भाई उस टॉपिक को तो ओरली भी पढ़ाया जा सकता था, बट यहाँ पे टीचर ने क्या करा है, उस टॉपिक को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए उसने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करा है, ठीक है। तो उस प्रेजेंटेशन की वजह से क्या हुआ कि एक बहुत ही क्रिएटिव इन्वायरमेंट का सेटअप हुआ, ठीक है। बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस टॉपिक को पढ़ेंगे और टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक बहुत ही कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो इंटरेक्शन यहाँ पे दोनों ही तरीक़ों से हो सकता है, चाहे वो वर्बली हो, केवल डिस्कशन हो रहा हो, या फिर आप किसी रिसोर्स का, किसी टीचिंग एड का, मटेरियल एड का यूज़ करके भी अपने इंटरेक्शन को क्रिएटिव बना सकते हो, ठीक है। नाउ हेयर वी हैव टू लुक एट द टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स, यानी कक्षा कक्ष संभाषण के प्रकार क्या है, ठीक है। सो द फर्स्ट डिस्कोर्स हैज़ बीन गिवन, दैट इज़ एजुकेशनल डिस्कोर्स। ओके, एजुकेशनल डिस्कोर्स की अगर हम बात करें तो ये वो डिस्कशन है जहाँ पर एक टीचर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जब पढ़ा रहा होता है या बात कर रहा होता है या डिस्कशन कर रहा होता है, उसे हम एजुकेशनल डिस्कोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा भी है कि when the teacher discusses on any particular topic which is related to any of the subject being taught in the class is known as educational discourse। यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जब किसी टॉपिक पर टीचर चर्चा करता है या बात करता है तो उसे हम एजुकेशनल डिस्कोर्स कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस टाइप ऑफ डिस्कोर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। अब ये जो संभाषण है, ये जो डिस्कोर्स है, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। देन सेकेंड वी हैव द इंस्ट्रक्शनल डिस्कोर्स, या जिसको हम निर्देशात्मक संभाषण भी कहते हैं, ठीक है। नाउ इंस्ट्रक्शनल डिस्कोर्स की अगर हम बात करें, सो व्हेन द टीचर डिस्कसेस अबाउट द instructions which we should follow while reading, writing or understanding any subject in the class is known as instructional discourse। अब निर्देशात्मक संभाषण में आप समझ पा रहे होंगे कि निर्देश, इंस्ट्रक्शंस देने की बात करी जा रही है। किस तरह के इंस्ट्रक्शंस की बात करी जा रही है? जब कोई टीचर कैसे रीड करना है, कैसे यानी पढ़ना है, कैसे लिखना है, या चीज़ों को समझने के लिए, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ पर जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, ठीक है, तो उसे हम इंस्ट्रक्शनल डिस्कोर्स कहते हैं। यानी इस तरह के संभाषण में वो सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पर किसी न किसी तरह का निर्देश दिया जा रहा है टीचर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर है अकेडमिक डिस्कोर्स की अगर हम बात करें। नाउ अकेडमिक डिस्कोर्स refers to the way of thinking and using language which exists in the academic. Discourse is not just a language, it is that language which represents a person's existence in the world. See, what you have to understand over here is that the way you communicate gives a very much strong and weak impact on other people who listen to you। यानी आप जिस तरीके से भी बोलते हो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी आपको सुन रहा होता है ना। वो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो बहुत वीक भी हो सकता है, ठीक है। तो अकेडमिक डिस्कोर्स में क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है, हाउ वी हैव टू यूज़ द लैंग्वेज इन अ करेक्ट वे इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और एक्सप्रेस आवर थॉट्स और ओपिनियंस। यानी अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए हमें किस तरीके से अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है,
सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, या किस सिचुएशन में किस तरह के सेंटेंस या वर्ड्स को आप यूज़ करोगे। ऑल दैट थिंग इज़ बीइंग टॉट एंड इज़ बीइंग लर्नड इन द एकेडमिक डिस्कोर्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखी है, दैट इट इज़ द लैंग्वेज विच रिप्रेजेंट अ पर्सनस एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। जो आपकी भाषा है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, आपके व्यक्तित्व को शो करता है, ठीक है। सो द मोर good you will be in using the language, the more good you will be able to represent your personality। आप जितना अच्छे से अपनी भाषा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, उतना ही अच्छे से आप अपने व्यक्तित्व की एक छाप छोड़ पाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली दैट स्किल जो अगर आपको आती है तो यू कैन कन्विंस द पीपल फॉर एनीथिंग। अगर आपको बात करने का तरीका आता है तो आप अगर गलत भी बोल रहे होगे तो उसको आप सही जो है साबित कर ले जाओगे। दैट इज़ द पावर ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो किस तरीके से हमें लैंग्वेज का यूज़ करना है इन ऑर्डर टू स्पीक एंड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द थिंग्स विच वी वॉन्ट टू, वो सारी चीज़ें सही तरीके से कैसे करनी है ये हमें अकेडमिक डिस्कोर्स में बताया जाता है। देन द लास्ट टाइप इज़ द लिटरेरी डिस्कोर्स, या साहित्यिक संभाषण की अगर हम बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ डिस्कोर्स द टीचर डिस्कसेस some points which are necessary while reciting a poem। now यहाँ पे लिटरेरी डिस्कोर्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये वो संभाषण है जहाँ पे साहित्य से जुड़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई पोएम पढ़ रहे हो तो पोएम जो है जब पढ़ा जाता है तो उसका एक अपना तरीका होता है, ठीक है। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो और जब आप एक पोएम पढ़ते हो तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो तो आप उसको एक फ्लो में पढ़ते चले जाते हो, you only take a pause when there is a full stop or a comma, ओके। लेकिन जब आप पोएम पढ़ते हो तो उसको पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। आप एक पोएम को गा के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। देयर आर स्टैंजाज गिवन और पोएम के टोन के हिसाब से आपको अपनी टोन रखनी होती है, ठीक है। सो लिटरेरी डिस्कोर्स में साहित्य से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि जैसे जब आप कोई कविता पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़नी है, उसमें राइम क्या होती है, रिदम क्या है, मीटर क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है, ये सारी चीज़ों से जुड़ी नॉलेज भी आपको दी जाती है, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप थे जो 4 अलग अलग एस्पेक्ट्स को फुलफ़िल करते हैं इन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। नाउ लेट अस सी कि आखिर हम किस तरीके से क्लासरूम डिस्कोर्स का यूज़ कर सकते हैं। Okay, now here on your screens you can see the modes of interaction in classroom। अब हम किस किस तरह से जो है क्लास में इंटरैक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला है टीचर स्टूडेंट। पहला इंटरैक्शन जो है वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का इंटरैक्शन हो सकता है, जहाँ पे टीचर इज़ आस्किंग समथिंग एंड स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग, या दे आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। सेकेंड इज़ टीचर एंड 2 स्टूडेंट्स। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है, जहाँ पर एक टीचर है और 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में आपस में डिस्कशन हो रहा है। नाउ दैट डिस्कशन कैन बी ऑन एनी क्वेश्चन और एनी टॉपिक, किसी भी तरह का डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। फिर है स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में आपस में भी डिस्कशन हो सकता है वेरी ऑन एनी टॉपिक, ठीक है। फिर स्मॉल पीयर ग्रुप। स्मॉल पीयर ग्रुप का मतलब जहाँ पर आपने बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रुप में 3 से 4 बच्चे हैं और उनको आपने एक टॉपिक दे दिया और वो उस पर डिस्कस कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जिस पे वो डिस्कस कर रहे हैं। सो द इंटरेक्शन कैन ऑल्सो बी डन इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में भी इंटरेक्शन हो सकता है। फिर है टीचर एंड ऑल क्लासरूम स्टूडेंट्स, यानी एक टीचर और सारे बच्चों में डिस्कशन जब हो रहा है, ठीक है। जैसे कई बार मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि एक टीचर बैठा हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द क्लास इज़ लिसनिंग टू द टीचर, या फिर सारे बच्चे मिलकर अपनी अपनी बातें भी बता रहे हैं तो टीचर भी सुन रहा है। देन फिर है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम। और नेक्स्ट आपका जो इंटरेक्शन है वो इस तरह से है कि सारे बच्चों में, क्लास में जितने बच्चे हैं उनके बीच में आपस में डिस्कशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक डिबेट करवा सकते हो, ठीक है। मान लीजिए एक क्लास में देयर आर 4 रोज, 4 रो हैं जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं एंड यू डिवाइडेड देम इनटू 2 ग्रुप्स, जिसमें जो फर्स्ट 2 रोज हैं वो एक ग्रुप है और थर्ड और फोर्थ जो नेक्स्ट रिमेनिंग 2 रोज हैं वो सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। और आपने डिबेट उनके बीच में कोई करवा दी तो वहाँ पे सारे बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के कुछ इंटरैक्शन हैं जो क्लासरूम में हो सकते हैं।
एंड क्योंकि हम क्लासरूम डिस्कोर्स पढ़ रहे हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो किसी के भी बीच में हो, दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द कॉमन लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज होगी, एक समान भाषा होगी जिसका यूज़ करा जा रहा होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन की बात करी जा रही है। अगेन आई नीड टू रिमाइंड यू कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स की बात नहीं करी जा रही, इंटरेक्शन की, कि और किस तरीके से क्लासरूम में इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। नाउ कीपिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, इट कैन बी क्लासिफाइड एज, अब यहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशंस दे रखे हैं, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग इंटरेक्शन। कोलैबोरेटिव लर्निंग इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे हो गया जब सब एक साथ मिल कर के इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। डिस्कशन एंड डिबेट इंटरेक्शन, जब आपने अलग अलग या तो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जहाँ पे आपने डिस्कस करने के लिए कोई टॉपिक दे दिया, या डिबेट का आपने यूज़ करा, किसी टॉपिक पर आपने डिबेट ऑर्गेनाइज करवा दी, उसमें भी बच्चे इंटरैक्ट होंगे। बेसिकली ये एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इंटरैक्टिव सेशन इंटरेक्शन, यानी आपने कोई भी एक टॉपिक या किसी भी थीम पर जो है आपने एक इंटरैक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करा जहाँ पर आप कुछ बोल रहे हो एज ए टीचर, फिर बच्चे कुछ बता रहे हैं अपनी बातों को, ठीक है। कॉन्वर्जेशन विद लर्नर्स इंटरेक्शन, कॉन्वर्जेशन यानी यहाँ पे बच्चे और टीचर के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है। नाउ दैट कॉन्वर्जेशन कैन बी ऑन एनीथिंग, चाहे वो बच्चों की कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट कंटेंट से रिलेटेड हो। लाउड रीडिंग इंटरेक्शन, जहाँ पे आप बच्चों को रीडिंग करने के लिए कह सकते हो। लाउड रीडिंग मतलब ज़ोर ज़ोर से बच्चे पढ़ रहे हैं, अब सारे बच्चे ऑब्वियसली एक साथ नहीं, मतलब एक बच्चे को आपने बोला रीडिंग करने के लिए, फिर दूसरे बच्चे को बोला। स्टोरी टेलिंग इंटरेक्शन, स्टोरी टेलिंग इंटरेक्शन में मतलब आप कहानी सुना करके इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने बच्चों को बोल दिया कि भाई आपको एक स्टोरी सुनानी है, तो बच्चे स्टोरी जब सुनाएंगे तो न केवल उनकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इन्हांस होगी, ठीक है, बल्कि क्या होगा, इंटरैक्ट भी तो वो कर रहे हैं। देन रोल प्ले इंटरेक्शन, रोल प्ले में क्या होता है कि आपने एक स्किट की तरह या ड्रामा की तरह आपने इंटरेक्शन आप यहाँ पे करवा रहे हो, जहाँ पे आपने हर एक बच्चे को कोई ना कोई रोल दे दिया, एक कैरेक्टर दे दिया, एक पात्र दे दिया जिसकी भूमिका उन्हें निभानी है, और उस रोल को निभाते हुए वो इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को डॉक्टर और पेशेंट का रोल दे दिया, दो बच्चे हैं, आपने उनको बोला, एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया, एक को पेशेंट बना दिया। अब एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन होगा वो दिखा सकते हैं, ठीक है। या आपने एक टीचर और स्टूडेंट का रोल दे दिया किसी को, राइट, या आपने एक पेंटर का दे दिया या एक आर्टिस्ट का दे दिया, कोई भी रोल आपने दे दिया और बच्चा उस रोल को निभाते हुए इंटरैक्ट करेगा। देन सोलिलिकीज इंटरेक्शन, सोलिलिकी जो होता है, इट इज़ बेसिकली व्हेन समवन स्पीक्स और एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस और देयर थॉट्स बाय देम सेल्फ, यानी जब सोलिलिकी मतलब जब एक पर्सन अपनी बातों को खुद अपने में ही सोच रहा है, बोल रहा है, वहाँ पे कोई और दूसरा नहीं बोलता है, ठीक है। तो यू कैन गिव द स्टूडेंट्स चांस कि वो इंटरैक्ट कर सके, अब किसी एक टॉपिक पे वो बोल रहे हैं या खुद को समझा रहे हैं, इस तरह का कुछ। यानी ये वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जो आप क्लासरूम में करवा सकते हो इन ऑर्डर टू इंटरेक्शन टेक प्लेस, यानी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो पाए, इंटरेक्शन हो पाए, इसके लिए आप इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर है रोल ऑफ अ टीचर। अब इस पूरे क्लासरूम डिस्कोर्स के स्ट्रक्चर में एक टीचर का क्या रोल होगा। नाउ द फर्स्ट रोल ऑफ अ टीचर इज़ टू कीप अ लर्निंग एटमॉस्फेयर कंजीनियल, यानी एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बना के रखना, एक पढ़ने का एक माहौल बना के रखना। एंड दैट एटमॉस्फेयर शुड बी वेरी मच क्रिएटिव, दैट एटमॉस्फेयर शुड बी वेरी मच स्टिमुलेटिंग, जहाँ बच्चे के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, जहाँ पे बच्चा अपना इंटरेस्ट कहीं पे भी लूज़ ना करे। Then a teacher encourages the students to have a go for some innovative idea, plan and strategies. Now it is the duty of a teacher, it is the responsibility of a teacher कि वो बच्चों को motivate करे to do something creative, to get some innovative idea, किसी innovative idea या एक नया plan या कोई एक creative strategy के through वो आगे बढ़ें, ठीक है। बच्चों की creativity skill को यहाँ पे enhance करने की बात करी जा रही है। Now that can be done if a teacher is motivating in a right way. A teacher has the chance of sharing the advantages of group interactions.
यानी आप, क्योंकि आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें ग्रुप में डिवाइड करके कम्युनिकेट करना या इंटरेक्ट कराना बच्चों को सिखा सकते हो। क्योंकि जब बच्चा अकेले जब बोलना होता है तो एक अलग बात होती है, बट जब आप ग्रुप में बोलते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पर न केवल आपको अपनी बातें ही बोलनी है, बल्कि यू नीड टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, क्योंकि आपके ही ग्रुप का दूसरा मेंबर क्या बोल रहा है वो भी आपको सुनना ज़रूरी है। पेशेंस आपके अंदर आता है, ठीक है। एंड जब आप दूसरे ग्रुप्स की भी जब बातें सुनते हो या अपने ही ग्रुप के लोगों की जब बातें सुनते हो, तो आपके दिमाग में और नए नए आइडियाज़ आते हैं। यू कैन जॉइन द लिंक्स बिटवीन योर थॉट्स एंड योर आइडियाज़, ठीक है। तो ग्रुप इंटरेक्शंस के क्या फ़ायदे हैं, ये बच्चों को न केवल थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी बताया जा सकता है, उनको खुद ग्रुप में डिवाइड करके। फिर है कि अ टीचर मस्ट बी केयरिंग इनफ टू स्टडी द जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ एक टीचर को बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि बच्चे क्लास में ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वेदर उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है, वेदर दे आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द टॉपिक और नॉट। ऑल दीज थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स बाय देयर बॉडी लैंग्वेज। बच्चों की हरकतों से समझ में आ जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं क्लास में तो होते हैं, बट दिमाग से वो कहीं और होते हैं, कहीं और ही अपनी दुनिया में खोए होते हैं। दे आर फिजिकली प्रेजेंट इन द क्लास, बट मेंटली दे आर समवेयर आउट एल्सवेयर, ठीक है। तो उनके उनके हाव भाव से पता चल जाता है। जब बच्चा इस तरह की हरकतें करता है या जब ये होता है कि अब उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो ध्यान देना बंद कर देता है, ठीक है। तो आप जो भी पढ़ा रहे हो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ, not only physically but mentally also in your classroom sessions. So एक टीचर को इतना अलर्ट और इतना अटेंटिव भी होना चाहिए। दे शुड गिव अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। बच्चों को समझने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स भी समझ में आने। नाउ देन वी हैव द कंक्लूजन पार्ट ओवर हेयर, जहाँ पे अभी तक हमने जो भी पीछे पढ़ा उसको हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। दैट क्या बोला गया है कि इंटरेक्शन इज़ अ टू वे स्ट्रीट। जब हम इंटरेक्ट करने की बात करते हैं, ठीक है, तो इंटरेक्शन में क्या होता है कि वो दोनों तरफ से चलता है। यानी टीचर भी बोले, स्टूडेंट भी बोले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा है या स्टूडेंट ही बोल रहा है। इट शुड बी टू वे। क्लैरिटी इज़ अचीव थ्रू रेगुलर पार्टिसिपेशन बिटवीन बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्कशन होता है, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन होता है, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाती है चीज़ों को लेकर के। इट गेन स्टूडेंट्स गेन द कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस टू प्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मैनी। बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आ पाता है टू प्रेजेंट देमसेल्फ टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जैसे बाकियों के सामने अपनी बातों को रख पाना, बोल पाना, बच्चों में कॉन्फिडेंस आ पाता है, ठीक है। यानी जैसे आप देखिए वो माइक पे बोल सकते हैं, स्टेज पे बोल पाएंगे, ठीक है। या अगर बाहर कहीं उन्हें कुछ प्रेजेंट करना है किसी कंपटीशन में, या आपस में भी कहीं अपनी फैमिली में या 4-5 लोगों के बीच में कुछ बोलना है, तो वो बोल पाएंगे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जो भी उनके अंदर हेसिटेशन होती है या शाइनेस होती है वो चली जाती है। देन बोथ टीचर एंड लर्नर आर इक्वली बेनिफिटेड थ्रू इक्वल पार्टिसिपेशन। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ही अपने अपने फ़ायदे होते हैं इस इंटरेक्शन की हेल्प से। कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों की इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। नए नए आइडियाज़ दोनों को मिलते हैं जब आप सुनते हो, क्योंकि इंटरेक्शन जब होता है तो वहाँ पे बोलना ही नहीं होता, सुनना भी होता है। तो जब आप सुनते हो, द मोर यू लिसन द मोर यू आर एबल टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स। क्या पता जो आइडिया आपके दिमाग में नहीं आया वो आपके आपके ही क्लासमेट के दिमाग में आया और आपने सुना, तो आपको समझ में आ सकता है कि यस, ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं या सोच सकते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द क्लासरूम इंटरेक्शन और द क्लासरूम डिस्कोर्स, जो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। सो क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ अगेन विच आई वॉन्ट यू टू रिमाइंड कि एक कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है, एक ही लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है, ठीक है। पूरे कक्षा कक्ष संभाषण की इस प्रक्रिया में किसी और लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। और उस एक लैंग्वेज का यूज़ करने का मतलब ये होता है कि कोई भी लिंग्विस्टिक डिफरेंस ना हो, किसी भी तरह का भाषाई विविधता वहाँ पे या भाषाई भेदभाव देखने को वहाँ पे ना मिले। और
एक कॉमन लैंग्वेज से सबको फ़ायदा होता है, क्योंकि सबको पता है कि इसी लैंग्वेज का यूज़ होना है, तो वो उसी लैंग्वेज पे फिर ध्यान देते हैं, उसी को सीखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट क्लासरूम डिस्कोर्स इज़ अबाउट, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया हो। एंड जो भी आपके बाकी के टॉपिक हैं, वी विल बी कंप्लीटिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास।